अब कुछ अलग टाइप के केस के साथ आगे बढ़ते हैं। हमने मान लिया कि ये हमारे पास कोई भी दो चार्जेज हैं, Q1 और ये है माइनस का Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 2D है। ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, दोनों ही चार्ज फ्री है। यार आप देख रहे हैं कि Q1 और Q2 बोथ आर अनलाइक चार्जेस और दोनों ही चार्ज फ्री हैं। तो जैसे ही जब हम इनको रिलीज करेंगे, इसका मीन्स क्या हुआ, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलाउ मोशन में आ जाएंगे। बिकॉज क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलाउ अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये हुआ, ये चार्ज इधर की तरफ और ये चार्ज इधर की तरफ। और आप जान रहे हैं वो फोर्स कितना होगा। वास्तव में तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल ही होगा। इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स या इसके कारण इस पर लगने वाले फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही होगा। क्या F21 का मतलब चार्ज Q2 पर Q1 के कारण, और ये F12 चार्ज Q1 पर Q2 के कारण। F21 का मतलब चार्ज Q2 पर Q1 के कारण, F12 का मतलब चार्ज Q1 पर Q2 के कारण। और ऑब्वियसली वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 4D स्क्वायर। समझ रहे हैं आप। मान लीजिए मैंने इस फोर्स को F से दिखा दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द चार्जेस। अगर इनके मासेस आपको गिवन हैं M1 और M2, नेम से ही क्लियर है बच्चों। इनिशियल का मतलब जिस मोमेंट पर आपने इनको रिलीज कर दिया, उस समय जो इनके एक्सेलरेशन हैं, तो बहुत आसान हो गया। फोर्स आप देख रहे हैं ये दोनों पर इक्वल, तो A1 यानी इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, F/M1, और ऑब्वियसली इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर ही होगी। और ये आ जाएगा आपके पास इस पर इसका एक्सेलरेशन A2, और ये हो जाएगा ये, और इसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली इधर ही होगी। ये तो हो गया भाई इनिशियल एक्सेलरेशन। अब मान लो ये हमसे कह दे आगे और थोड़ा बढ़ा के कि acceleration of both the particle when the distance between these two reduced to half। मतलब उस समय एक्सेलरेशन बताओ जब दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस d हो जाए, यानी 2D का आधा हो जाए। तो उस समय बहुत कॉमन सेंस की बात है, फोर्स क्या हो जाएगा, हम मान ले F' और वो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। क्योंकि ये यहां आ गया Q1 और Q2 यहां आ गया, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस D हो गया। तो वैसे भी अब जो डिस्टेंस हो गया वो आधा हो गया, तो फोर्स ऑब्वियसली ये इन सब का यानी इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी अब फोर्स हो जाएगा 4F। ये तो होपफुली आपके समझ में आ ही गया होगा, बहुत आसानी से आप निकाल ही सकते हैं। क्योंकि हमें क्या मिलेगा, इस F' आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर, और यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर की जगह आप 4F लिख सकते हो, 4 इधर आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो अब जब दोनों पार्टिकल दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस D हो गया, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका कितना 4F अपॉन M1, और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा A2' 4F अपॉन M2। डायरेक्शन जो पहले थी यानी इसकी डायरेक्शन इधर, और बच्चों इसकी डायरेक्शन इधर। कुल मिला के हम ये कहें कि जो हमारा मैकेनिक्स वाला केस था वो हमको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, और हम यहाँ उसको अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रोस्टैट्स के वो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से कर सकते हैं। कौन से न्यूमेरिकल, जिनमें मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट्स यानी अभी तक हम कहें स्पेशली कूलम्स लॉ इन्वॉल्व है।
स्टूडेंट्स, हम फिर एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैट्स यानी कूलम्स लॉ और मैकेनिक्स दोनों को अप्लाई करेंगे। हमने क्या किया, ये कोई भी चार्ज ले लिया और ये चार्ज कैपिटल क्यू है, लेकिन ये फिक्स्ड चार्ज है, मतलब ये चार्ज अपनी जगह से हिल नहीं सकता, फिक्स्ड कर दिया हमने। तो भाई जब हमने इसको फिक्स्ड कर दिया और ये एक कोई दूसरा चार्ज है स्मॉल क्यू और ये फ्री चार्ज, मतलब हम जैसे ही इसको रिलीज करेंगे तो ये इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा उस फोर्स के कारण अपना मोशन करने लगेगा, एक्सेलरेट होगा। तो भाई मान लिया कि भाई हमने यहां इसको रख दिया और ये फील्ड है, ये फ्री चार्ज है, यानी इसे रिलीज करेंगे और ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन। ऑर्बिटली जब इसको रिलीज किया जाएगा तो उस समय ये अपना मोशन रेस्ट से शुरू कर देगा, किधर की तरफ, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एंड अवे, यानी इन दिस डायरेक्शन। क्योंकि ये तो इसको धक्का देगा ना, और धक्का देने का मतलब आप जानते हैं, दूर हटाना, भगा देना, जाइए यहां से। तो भाई यहां पर इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो गई। तो जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे और ये इधर की तरफ चलता चला जाए, तो हमसे मान लीजिए जब ये रेस्ट में है, स्टार्टिंग में तो रेस्ट में ही होगा, अपना मोशन रेस्ट से शुरू कर देगा, तो यहां इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिटली 0 होगी और यहां पर मान लीजिए इसका वेलोसिटी है v और मास है इसका m। तो हमसे पूछा, ये पार्टिकल का हमने ये पॉइंट a मान लिया, ये b मान लिया और ये c। तो कुल मिला के अब जो हमें दिया गया है वो ये कि a पर कोई चार्ज कैपिटल Q रखा गया है, वो फिक्स्ड है, और B पॉइंट पर कोई स्मॉल q चार्ज रखा गया जिसका मास m है। हमने जब इसको रिलीज कर दिया तो ये 0 वेलोसिटी से अपना मोशन करने लगेगा, किधर, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, इस पर फोर्स लगेगा अवे, यानी दूर भगाते हुए। तो ये इसको भगाएगा, भाग जाओ, तो ये इधर चला जाएगा। मान लिया C पॉइंट पर पहुंच के इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो हमसे पूछा जा रहा है भाई v से c तक कितना वर्क डन किया जाएगा। तो ऑब्वियसली जब हम कोई न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो हमें दिया क्या गया है। तो हम देख रहे हैं जो हमें सर्कमस्टेंसेस यानी जो केसेस हमें दिए गए हैं उसके हिसाब से अगर हम मैकेनिक्स में जो पढ़े थे वर्क एनर्जी थ्योरम वो अप्लाई कर दें। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है आप जानते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। तो यहाँ कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, केवल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। और वर्क एनर्जी थ्योरम में आप चाहे फोर्स कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, वेरिएबल हो, कैसा भी हो, सभी के लिए वैलिड है। तो इसलिए हम बी और सी पॉइंट्स के बीच में अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी v है, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1/2 mv², और यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, यानी k इनिशियल 0 और यहाँ k फाइनल हो जाएगी। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, k फाइनल माइनस k इनिशियल, दिस माइनस दिस। अब इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। कुल मिला के ये यहाँ पर हमारा समझाने का पर्पस ये है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैकेनिक्स को बिलोंग करते हुए क्वेश्चंस मेंस या नीट टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि मैकेनिक्स जिसका कॉन्सेप्ट अगर हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है तो हम किसी और, जैसे ये आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया या आगे आप मैग्नेटिज्म में भी पढ़ोगे, तो मेरे समझाने का पर्पस ये होगा कि अगर हमको अपने कॉन्सेप्ट पर को अच्छी तरीके से पकड़ है तो हम क्वेश्चन का आंसर पर जल्दी पहुंच सकते हैं और सही आंसर पर भी पहुंच सकते हैं।
मतलब सही आंसर पर जल्दी पहुंच सकते हैं, मेरे समझाने का मतलब ये हुआ। और भाई हमें चाहिए कंपटीशन में क्या चाहिए, आपके पास स्पीड होनी चाहिए विद मैक्सिमम एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी। अगर आप 100% एक्यूरेट हैं यानी सही आंसर पर पहुंचते हैं और जल्दी पहुंचते हैं, वही आपको चाहिए जिससे कि हम बाकी के स्टूडेंट से आगे निकल जाए। तो यह हमारे पास वर्क डन आ गया एक तरीके से 1/2 mv²। m हमें गिवन है, v हमें गिवन है, हम बहुत आसानी से वर्क डन फाइंड आउट कर सकते बाय अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास कोई भी दो चार्ज है, ये है Q1 और ये है बच्चों Q2। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और दोनों के बीच का डिस्टेंस D। इसका मास m1 और इसका मास m2। यहां पर दोनों ही चार्ज Q1 और Q2 फ्री चार्ज। जब दोनों ही चार्ज Q1 और Q2 फ्री चार्ज है तो इस समय आप देख रहे हैं जब दोनों के बीच में केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और ऑब्वियसली ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों ही लाइक चार्ज है, रिपल्सन होगा। इसका मीन्स ये हुआ कि सिस्टम पर जो नेट फोर्स है वो 0 है। जब सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है तो आप जानते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ हम बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जब मैंने इन दोनों को रिलीज कर दिया बच्चों, जब हमने इन दोनों को रिलीज कर दिया तो ये क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। मान लें कि जब ये Q2 यहां पहुंच गया B डैश पर तो इसका वेलोसिटी है भाई v2। तो बोला जा रहा है कि उस मोमेंट पर, किस मोमेंट पर, जब Q2 का वेलोसिटी v2 है तो जाएगा तो ये भी इधर, इसका वेलोसिटी कितना होगा। कितना आसान हो गया क्वेश्चन, क्या लगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लो। आप देख रहे हैं जब इसका वेलोसिटी यहां पहुंचने पर v2 है तो मान लिया भाई ये यहां आ गया और इसका वेलोसिटी v1। इनिशियल मोमेंटम दोनों का कितना था, 0, क्योंकि दोनों रेस्ट में थे, हमने उन दोनों को रेस्ट से तो रिलीज किया था। तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल 0। P फाइनल क्या आएगा भाई, m2v2। अब तो सीधा मोमेंटम कंजर्वेशन में लग रहा है, m2v2 और इसका क्या आएगा m1v1। तो भाई सीधी सी बात है, हमसे v1 पूछा जा रहा है, v1 क्या जाएगा माइनस का m2v2 अपॉन m1। माइनस ये बता रहा है कि भाई इस वेलोसिटी का डायरेक्शन उस वेलोसिटी के रिलेटिव अपोजिट है। कितना आसान क्वेश्चन। बात शुरू की थी इलेक्ट्रोस्टैट से, लेकिन इसमें तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का केवल यही जो बात अप्लाई हुई वो केवल इतनी कि भाई ये रिजल्टेंट मतलब जो फोर्स है इस पर सिस्टम पर वो 0 है, इसलिए मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अप्लाई कर सकते हैं। यानी हम बात कहां लेके पहुंच गए, किधर, मैकेनिक्स। वैसे आप सेंटर ऑफ मास का एक कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। जब ये यहां से यहां तक पहुंचा और मान लीजिए इसे यहां से यहां तक पहुंचने में इसने x डिस्टेंस कवर किया, तो भाई फोर्स तो ये इंटरनल था, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो इंटरनल था। और आप जानते हैं इंटरनल फोर्सेस का सेंटर ऑफ मास के मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है भाई, जब सेंटर ऑफ मास का इंटरनल फोर्स के सेंटर ऑफ मास के मोशन पर इंटरनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसका मीन्स ये हुआ जहां सेंटर ऑफ मास पहले था वही अब रहेगा। रिलीज करने के बाद, जहां रिलीज करने से पहले था, रिलीज करने के बाद भी सेंटर ऑफ मास वही रहेगा। मतलब ये हुआ कि हम ये कहेंगे m2x। तो बोला जा रहा है कि अगर ये Q2 चार्ज यहां पहुंच गया, यानी Q2 चार्ज ने इधर की तरफ x डिस्टेंस कवर की, तो भाई m1 मास ने या Q1 चार्ज ने इधर की तरफ कितनी डिस्टेंस कवर की, मान लो y डिस्टेंस कवर की। तो बहुत आसान है, सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट आप जानते हैं क्या होता है। यहां हो जाएगा m2x इज इक्वल टू m1y। मतलब ये हुआ m2x इज इक्वल टू m1y। y कितना आ जाएगा
m2x अपॉन m1। हाँ, बाई इस डायरेक्शन में आएगा तो आप नेगेटिव में कह सकते हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा बाई का वो इस डायरेक्शन में। तो कुल मिला के हम यहां पर जो है अभी 2-3 एग्जाम्पल देखे जिसमें हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोस्टैट्स तो था लेकिन वहां पर मेन प्रिंसिपल जो थे वो मैकेनिक्स के यूज किए गए थे। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। एक तरीके से हम ये कहें कि ये वो क्वेश्चन हैं जिनमें जो 2 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैकेनिक्स। अब हमने क्या किया बच्चों कि ये हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है और ये है भाई पॉजिटिव चार्ज Q2, और इस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर R रेडियस के पाथ में एक नेगेटिव चार्ज माइनस का Q1 सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, मान लो ऐसे। बात यह है यहां पे, अब देखिए ये इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैकेनिक्स में यानी सर्कुलर मोशन उसको बिलोंग करते हुए क्वेश्चन हो गए। तो हम क्या करेंगे कि इस Q1 चार्ज का जो टाइम पीरियड होगा वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। आप जानते हैं बच्चों, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, और ऑब्वियसली वो सेंट्रीपिटल फोर्स Q2 और Q1 के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगा है उससे मिलेगा। तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा वो दिया जाएगा F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ऑब्वियसली ये सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन R के इक्वल हो जाना चाहिए, यानी mv² अपॉन R। m क्या है? m है इस Q1 मास, जो Q1 चार्ज है इसका मास। आप देख रहे हैं एक R से R कट गया तो यहां से हमें आप देखिए v² मिलेगा K Q1 Q2 अपॉन m, Q1 Q2 अपॉन mr, और v आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन mr का स्क्वायर रूट। हमें क्या चाहिए? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आप देख रहे हैं क्योंकि ये r रेडियस के सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो 1 रोटेशन कंप्लीट करने में इसको डिस्टेंस कवर करेगा वो 2 पाई r। वेलोसिटी आप निकाल लिए हैं तो टाइम पीरियड आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 2 पाई r अपॉन v और t, 2 पाई r और v आपने यूज कर लिया K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर रूट। तो हम पाते हैं T = 2 पाई R। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं K Q1 Q2 स्क्वायर रूट। इस R को आप चाहे तो अंदर ले लीजिए तो आपको मिलेगा T = 2 पाई, और ये आ जाएगा फिर R अंदर जाएगा स्क्वायर रूट के, तो R², एक R पहले से स्क्वायर रूट में अवेलेबल है तो ये हो जाएगा R3, और K की जगह आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, तो वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q1 Q2। हमें टाइम पीरियड मिल गया T = 2 पाई स्क्वायर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 अपॉन Q1 Q2। हमारे पास एक ट्रायंगल है, दिस साइड इज 12 एंड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड AB। इस मिड पॉइंट को हमने O से दिखाया है, और ये हमें दिया गया है L√3। ये वर्टेक्स C पर, वर्टेक्स A पर और वर्टेक्स B पर, सभी पर इक्वल चार्ज पॉजिटिव Q रख दिए गए। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, हमें दे रखा है ये एक ट्रायंगल
और वास्तव में ये हमें एक्स एक्सिस दिया गया है और ये वाई एक्सिस। ओ सी आपको एल स्क्वायर रूट 3 दिया गया है, ये एल है, ये भी एल है, ये एल रूट 3 है। ए और बी पर जो चार्ज रखे गए हैं वो फिक्स्ड है, यानी ये चार्ज फिक्स्ड है और ये चार्ज फिक्स्ड है। और बच्चों ये भी फिक्स्ड चार्ज है। अब हमें क्या बोला गया है, ये जो चार्ज है कैपिटल क्यू सी पर रखा गया वो फ्री चार्ज है, यानी वो मोशन कर सकता है। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं जब इन दोनों चार्जेस के कारण इस पर फोर्स लगेगा तो ये मोशन करेगा। अब देखते हैं भाई इसका मोशन किधर हो सकता है, इस पर रिजल्टेंट जो फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जेस के कारण वो किधर होगा। देखिए मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर ये चार्ज यहां आ गया, तो आप देख रहे हैं उस समय हम कहेंगे ये लाइक दिस ऐसे, यानी ये क्यू चार्ज यहां आ गया। तो आप देख रहे हैं ये मैंने समझाने के लिए भाई बच्चों एक्स मान लिया, यानी किसी मोमेंट पर जब ये ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर है उस समय इस पर कितना फोर्स लगेगा इस चार्ज पर वो हम देख लें पहले। तो आप देख रहे हैं ये एक्स और ये एल, तो भाई नो डाउट ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। और ये भी यानी इसे मैं डी कह दूं तो मैं कहूंगा ए डी इजिकल टू बी डी इजिकल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ये मैंने एक्स मान लिया है। देखते हैं भाई आगे क्या होता है, व्हाट हैपेन। ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल भी इक्वली होंगे, रीजन क्योंकि इनके सामने का जो साइड है वो इक्वल है, तो ये एंगल हमने दोनों इक्वल है और थीटा मान लिया। ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, नो डाउट दोनों ही फोर्स इक्वल होंगे। रीजन क्योंकि दोनों ही पेयर में, यानी वी आर हैविंग ए टू पेयर्स, एक पेयर कौन सा है बच्चों, दिस और दिस पेयर, दूसरा ये और इसका पेयर। तो जो दोनों ही पेयर में जो चार्ज के प्रोडक्ट है वो इक्वल है और दोनों ही पेयर में जो पेयर्स के बीच का डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो इसलिए इसके कारण इस पर फोर्स, इसके कारण इस पर फोर्स इक्वल होगा और इसके कारण जो इस पर फोर्स होगा वो इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग अवे, क्योंकि ये रिपल्सन होगा, लाइक चार्ज है रिपल्सन होगा, वैसे ही ये दोनों भी लाइक चार्ज है तो रिपल्सन होगा। तो ये इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, यानी बहुत कॉमन सेंस की बात है, ये एंगल और ये एंगल भी दोनों थीटा ही होंगे और दोनों फोर्स ये इक्वल होंगे। F1 और F1 हमने मान लिए। हम देख रहे हैं बच्चों कि इन F1 और F1 जो फोर्सेस हैं इनका ये F1 साइन थीटा कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और इसका इधर कंपोनेंट F1 cos थीटा, इसका इधर कंपोनेंट F1 cos थीटा, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे। तो मैं कह दूं 2F1 cos थीटा फोर्स लगेगा। और बहुत सिंपल सा फैक्ट है कि F1 जो होगा वो होगा K Q1 Q2 Q1 भी Q Q2 भी Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर और डिस्टेंस है ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। तो हम यहां पर इस चार्ज पर जब ये पॉइंट डी पर है ओ से एक्स डिस्टेंस पर, तो फोर्स हमें मिला F इक्वल टू 2F1 की जगह ये लगा लें K Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और भाई cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस ये हो गया बच्चों, हाइपोटेनस ये हो गया, बेस x, तो ये आ जाएगा x अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो क्यों ना हम डायरेक्ट लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 पहले से ही है और एक स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया भाई साहब 3/2। अब ध्यान दें ये फोर्स आया, इस चार्ज का मास मुझे दिया रखा है, कौन से चार्ज का, जो फ्री चार्ज था उसका मास m मुझे दिया रखा है। तो
मैं यहां पर इसका एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर मोमेंट पर, कब, जब ये चार्ज ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है, मैं निकाल सकता हूं। और वो एक्सेलरेशन को मैं dv अपॉन dt लिख लेता हूं और वो आ जाएगा 2k q² x अपॉन x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर 3/2 m से और डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मास से डिवाइड करेंगे फोर्स को तब एक्सेलरेशन हमको मिलता है। देखो भाई dv अपॉन dt यानी एक्सेलरेशन, इसको हम कुछ और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या, क्योंकि इधर तो x का फॉर्म है तो हमें dv अपॉन dt को x के फॉर्म में लिखना है। तो हम यहां मैं आपको सिखा रहा हूं, होपफुली आप जानते भी होंगे। आप जाने dv अपॉन dt है तो हमने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड। तो भाई dx और ये dt, ये वाला dx और ये dt मिलके क्या बन गया, v। तो हम लिख रहे हैं इसको v और ये dv अपॉन dx ऐसे ही लिख लिया हमने। तो अब हम इस dv अपॉन dt की जगह लिखते हैं भाई v dv अपॉन dx, v dv अपॉन dx और ये 2k q² x अपॉन m x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर 3/2। तो यहां हमें मिला v dv और ये 2k q² अपॉन m और ये आया आपके पास x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर 3/2। अब हम बहुत आसानी से किसी और डिस्टेंस पर, किसी और डिस्प्लेसमेंट पर इसका वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे हम देख ही रहे हैं कि जब ये यहां से रिलीज किया जाएगा उस मोमेंट पर इसका वेलोसिटी 0 होगा। और बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जब इसका वेलोसिटी 0 है यानी पॉइंट C पर इसका जो इनिशियल डिस्टेंस है वो L√3 होगा, यानी लोअर लिमिट इधर वही आपके पास 0 और इधर वही आपके पास इंटीग्रेट करोगे तो L√3। और अब हम कह रहे हैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के पर्पज से कि भाई जब ये यहां से इधर पहुंच जाएगा और जहां पहुंचेगा वहां पर उसका उस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से √8L है, यानी हम इसका वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। When the particle is at a distance of √8L, L स्क्वायर रूट के बाहर है, कहां से, यहां से। Once again मैं इसको रिपीट कर देता हूं। This charge is free and initially it is at a distance of L√3. Now when this charge is released, find the velocity of this charge when it is at a distance of L√8 from point O. इसीलिए जब इसका जो लिमिट होगा वो हो जाएगा L√8 और उस समय ये वेलोसिटी v मान लिया। अब तो केवल हमें इंटीग्रेशन करना रह गया, बहुत आसानी से हम कर ही सकते हैं। मैं थोड़ा सा इधर देखो, इसका तो बहुत आसान है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड का b²/2 आएगा, आप आसानी से कर ही सकते हैं। ये आएगा b²/2 और इधर 2k q²/m। मैं केवल इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, x dx अपॉन x² प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। लिमिट बाद में देखेंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं, अगर मैं x² प्लस l स्क्वायर की जगह z² ले लूं, मान लो मैं यहां पर लिख लेता हूं बच्चों x² प्लस l स्क्वायर की जगह z², तो आप देख रहे हैं x dx z dz आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ये आ जाएगा उस समय x dx की जगह z dz और नीचे आएगा z, ये आप रख रहे हैं x² प्लस l स्क्वायर की जगह z², तो ये आएगा नीचे z की पावर 3, क्योंकि z² मल्टीप्लाइड बाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, z से ये z² टाइम्स कट जाएगा और ये हमको मिलेगा इधर लिख देते हैं हम v², देखो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 4k q²/m, 4k q²/m
और इधर इंटीग्रेशन में हमको मिला dz अपॉन जेड स्क्वायर, dz अपॉन जेड स्क्वायर। ऑब्वियसली dz अपॉन जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो आता है बच्चों माइनस का 1 अपॉन जेड आएगा, वो सिंपल फॉर्मूला लगा रहे हैं आप, x की पावर n इक्वल टू आप जानते हैं x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये आपको मिला v स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर अपॉन m, और ये आया माइनस का 1 अपॉन जेड की जगह वंस अगेन मैं फिर वही लिख लूंगा। अब मैं फिर से x में कन्वर्ट हो गया, तो ये v स्क्वायर आ गया आपके पास 4k स्क्वायर अपॉन m, माइनस मैंने बाहर लिख लिया, और ये आया मेरे पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ये आया आपके पास l रूट 8 और ये l रूट 3। अब बहुत सिंपल सी बात बन गई, केवल हमें इसे सॉल्व करना बाकी रह गया। तो थोड़ा हम इधर इसको मिटा लेते हैं, इधर साइड को, और फिर यहां कैलकुलेशन कर लेंगे। ध्यान दें, v स्क्वायर हमें मिला 4k स्क्वायर अपॉन m बार माइनस, और ये आएगा भाई जब मैं इस x की जगह लगाऊंगा l रूट 8, तो मुझे मिलेगा स्क्वायर रूट में 9l स्क्वायर, आप देख रहे होंगे 9l स्क्वायर यानी 1 अपॉन 3 है माइनस, और जब मैं ये लगाऊंगा x की जगह तो मुझे स्क्वायर रूट के अंदर मिलेगा 3l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 4l स्क्वायर यानी 2l माइनस का 1 अपॉन 2l। तो ये v स्क्वायर देखो माइनस ले लेते हैं कॉमन, और 1 अपॉन l भी क्या कॉमन, तो 4k स्क्वायर अपॉन ये आया आपके पास ml, और विद इन ब्रैकेट आपको बचा, क्योंकि ये माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 यानी 1 अपॉन 6। तो भाई साहब ये आपको मिला 2 और ये 3, तो ये v आ गया आपके पास q स्क्वायर रूट 2k, और ये नीचे 3ml। ध्यान देंगे बच्चों, k की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो भी लिख ही देते हैं। तो आपके पास आंसर आ गया q और 2, और ये नीचे k की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 12 पाई एप्सिलॉन नॉट m। दिस इज द आंसर। एक बार इसे समझे, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं, हम आया देख रहे हैं कि जो भी हमने यहाँ अप्लाई किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिंपल सा कूलम्स लॉ, और उसके बाद बाकी का जो भी है मैकेनिक्स में, बार बार इससे पहले भी जितने भी डिस्कशन है और उसमें सब मैं आपको बताया हूं कि अगर आपको मैकेनिक्स अच्छी तरीके से आती है तो एटलीस्ट कूलम्स लॉ और मैकेनिक्स को इन्वॉल्व करते हुए क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहां हमें दिया गया है कोई भी एक स्क्वायर का साइड स्टूडेंट्स l है, और ये डायगोनली अपोजिट वर्टेक्स पर यहां कैपिटल Q चार्ज और यहां स्मॉल q चार्ज रख दिए गए। हमसे बोला जा रहा है कि इफ फोर्स ऑन दिस चार्ज इज 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q अपॉन Q मॉड। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं फिर से, व्हाट वी आर गिविंग, कोई भी एक स्क्वायर दिया गया है और स्क्वायर के डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स पर हमें यहां कैपिटल Q, यहां स्मॉल q कहते हैं। इफ फोर्स ऑन दिस चार्ज, लिख देता हूं मैं, इफ फोर्स on this charge is 0,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q मॉड। ध्यान दें, इस स्मॉल q के कारण जो फोर्स होगा, क्योंकि दोनों लाइक चार्ज हैं, इस स्मॉल q के कारण फोर्स इधर की तरफ और इस स्मॉल q के कारण फोर्स बच्चों इधर की तरफ। और आप देख रहे हैं ये पेयर और ये पेयर, यानी इस पेयर का प्रोडक्ट और इस पेयर का प्रोडक्ट इक्वल है स्मॉल q कैपिटल Q, और डिस्टेंस भी दोनों, इस पेयर में भी L है और इस पेयर के केस में भी L है, तो दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। मैंने मान लिया ये F1 और ये मैंने मान लिया बच्चों F2, तो F1 F2 इक्वल हो जाएंगे। लिखूंगा मैं F1 इज इक्वल टू F2 और आएगा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L स्क्वायर, और इन दोनों का रिजल्टेंट यानी F1 और F2 का रिजल्टेंट आप जान रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं और दोनों इक्वल फोर्सेस है। इसका मतलब ये हुआ जो दोनों का रिजल्टेंट होगा वो मैंने अगर F3 से दिखा दिया तो ये F3 आएगा स्क्वायर रूट टू F1। ये स्क्वायर रूट टू F1 कैसे आ गया आप ध्यान दें, 2F1 cos थीटा y2, थीटा की वैल्यू 90, तो 2F1 cos 90 अपॉन 2 यानी 2F1 cos 45, cos 45 का वैल्यू बच्चों 1 अपॉन रूट 2, उस 1 अपॉन रूट 2 में जो रूट 2 है स्क्वायर रूट 2 है उससे 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा रूट 2 F1। और बच्चों ऑब्वियसली F3 की डायरेक्शन F1 और F2 को बाइसेक्ट करते हुए होगी, जो इनके दोनों के बीच का एंगल है, यानी वो वास्तव में इस डायरेक्शन में होगी। ये एंगल 45 और ये भी 45 का ही होगा। और आप जान रहे हैं ये तो वास्तव में डायगोनल की डायरेक्शन है, यानी इस कैपिटल Q के कारण इस कैपिटल Q पर जो फोर्स लगेगा, मान लो वो F4 है, तो वो F4 की डायरेक्शन और F3 की डायरेक्शन सेम होगी। और F4 बच्चों मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा, K कैपिटल Q अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस यानी डायगोनल कितनी होती है स्क्वायर रूट 2L, तो ये आ जाएगा 2L स्क्वायर। अब हम क्या करें बच्चों, देख रहे हैं F3 और F4 दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, दोनों को ऐड कर दें और 0 के इक्वल कर दें, क्योंकि जैसा क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है इस चार्ज पर फोर्स इफ 0 हो, तो हम कहेंगे भाई ये F3 प्लस F4, F3 है रूट 2 और F1 भी लिख ही लेते हैं, प्लस K इसे Q स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर इज इक्वल टू 0, रूट 2 KQ अपॉन L स्क्वायर माइनस का KQ स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर, ये L स्क्वायर कैंसिल, K से K कैंसिल, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल, तो यहां हम देख रहे हैं बच्चों स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q, स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q, स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q आपको मिलता है ये रूट 2 इधर नीचे आ जाएगा, यानी माइनस का 1 अपॉन 2 रूट 2। हमसे पूछा जा रहा है स्मॉल q कैपिटल Q का मॉड, आंसर आ गया 1 अपॉन 2 रूट 2। समझते हैं स्टूडेंट्स हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमको दिया गया है एक सर्किल और इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हमने एक्स एक्सिस मान लिया, जो हम मान ही सकते हैं, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हमने बाई मान लिया।
इस सर्किल का रेडियस r है और सेंटर पर कोई भी स्मॉल q चार्ज रख दिया गया है और इसका जो सर्कमफ्रेंस है उस पर हमने 8 चार्जेस रख दिए गए हैं और हम देख रहे हैं कि जो भी चार्जेस रखे गए हैं वो डायगोनली अपोजिट रखे गए जैसे हम देख रहे हैं और सभी चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पर रखे गए हैं, मतलब ये डिस्टेंस ये सभी इक्वल हैं। तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ये एंगल 45 का होगा, वैसे ही ये एंगल भी 45 का होगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि जो दो कंसेक्यूटिव चार्ज हैं, दो लगातार जो चार्जेस हैं, उन चार्जेस को अगर सेंटर से मिला दिया जाए तो जो सेंटर से मिलाने के बाद जो लाइन है उनके बीच में, टू कंसेक्यूटिव लाइंस के बीच में जो एंगल है वो 45 का होगा। और हमसे पूछा जा रहा है इस जो सेंटर पर चार्ज रखा गया है इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। ध्यान देते हैं, समझते हैं। देखिए हम थोड़ा सा यहां पर लॉजिक लगाते हैं कि मान लीजिए मैं अगर इसके और इसकी बात करूं, सपोज कीजिए कि इनके दिस क्यू और दिस क्यू की बात करूं तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा और फिर मैं इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स की बात करूं तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा उसका 3 टाइम्स होगा। लॉजिक, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच का या इन दोनों चार्जेस के बीच का या इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो रेडियस के इक्वल ही होगा। लेकिन अगर हम इस पेयर की बात करें तो इस पेयर का प्रोडक्ट इस पेयर के प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली 3 टाइम्स है। वैसे ही अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं, इस पेयर के प्रोडक्ट की बात करूं और इस प्रोडक्ट के पेयर की बात करूं, वैसे ही मैं इसकी और इसकी बात करूंगा, इसकी और इसकी बात करूंगा। तो ध्यान देगा 1 बाय 1 करके हम यहां पर समझते हैं। इनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा KQ² अपॉन R² और इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा K3Q² अपॉन R² और ऑब्वियसली इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ और इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ, यानी दिस फोर्स ग्रेटर होगा, दिस फोर्स लेस होगा। तो हम कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं कि भाई इसके कारण इस पर और इसके कारण इस पर लगने वाले फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो ट्वाइस ऑफ KQ² अपॉन R² इस डायरेक्शन में हो जाएगा। आप ध्यान से समझें, दोबारा से मैं रिपीट करता हूं। इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स होगा KQ² अपॉन R² और इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स होगा K3Q² अपॉन R², यानी दिस फोर्स इज 3 टाइम्स देन दिस फोर्स। इसका मीन्स हुआ इसका और इसका रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा और वो आएगा 2KQ² अपॉन R²। तो मैंने बच्चों यहां लिख दिया, ये x डायरेक्शन लिख दी और इसका इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स और इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स का रिजल्टेंट लिख दिया और ये आ रहा है 2KQ² अपॉन R² x डायरेक्शन। वैसे ही ध्यान दीजिए बच्चों, अगर मैं इस चार्ज की और इस चार्ज की बात करूं तो यह आएगा 6KQ² अपॉन R² और इसके कारण लगने वाला फोर्स इधर होगा और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा यानी इसके कारण इस पर लगेगा फोर्स वो इधर की तरफ और वो आएगा 4KQ² अपॉन R², यानी इनके बीच लगने वाले फोर्स का रिजल्टेंट और इनके बीच लगने वाले फोर्स का रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा और वो ऐसे हम लिख लें और बाय द वे वो भी 2KQ² अपॉन R² ही आएगा और ये एंगल 45 का ही होगा, आप देख रहे हैं। वैसे ही मैंने इसके और इसके बीच देख लिया, इसके और इसके बीच देख लिया। अब मैं इसके और इसके बीच देखता हूं। ध्यान दीजिए बच्चों, ये 4Q और ये Q, सिमिलर लॉजिक लगा के अगर हम यहां देखेंगे तो ये 4KQ² अपॉन R², इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा 2KQ² अपॉन R²,
इसके कारण इधर की तरफ, इसके कारण इस पर इधर की तरफ, तो इस फोर्स का और इस फोर्स का रिजल्टेंट वो आ जाएगा इधर की तरफ, वो भी इतना ही 2kq स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये एंगल बच्चों 45 का। वैसे ही अगर मैं इसके बीच में फोर्स देखूं तो वो आएगा 3kq स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसके बीच में फोर्स देखूं तो kq स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, रिजल्टेंट इधर आ जाएगा और वो आ जाएगा आपके पास उतना ही 2kq स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, बहुत आसान हो गया। ये एंगल 45, ये 45 और ये भी बच्चों 45 का ही एंगल होगा। आप देख रहे हैं इसका और इसका वर्टिकल कंपोनेंट, यानी दिस फोर्स और दिस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इसका और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं, मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, एफ एक्स जो आएगा वो आएगा 2kq स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 2kq स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इन दोनों का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाई cos 45 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी मैं ऐसे कह लूं प्लस का 2 और f का मतलब ये 2kq स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और cos 45, और cos 45 का वैल्यू आप जानते हैं 1 अपॉन रूट 2। तो हम देख रहे हैं भाई यहां पर ये रूट 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और हमें मिला, हमने 2kq स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 2kq स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉमन, और ब्रैकेट में आपको मिलेगा रूट 2 प्लस 1। अब y कंपोनेंट तो एक इसी का, तो एफ वाई जो मिला फोर्स वो ये आ गया 2kq स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों का रिजल्टेंट हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैं इधर लिख देता हूं, क्योंकि एफ एक्स और एफ वाई दोनों 90 के एंगल पर, तो बच्चों रिजल्टेंट आ जाएगा यहां पर आप देख रहे हैं 2kq स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मतलब एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा, तो हम 2kq स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, और ये स्क्वायर रूट में आएगा रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये अब मैं यहां और लिख देता हूं 2kq स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ये आएगा बच्चों 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी 4 प्लस का 2 रूट 2, ये आंसर आ गया इस पर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स का। ध्यान देंगे स्मॉल k की जगह है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वो हम यूज कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज इक्वल टू 2kq स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट में 4 प्लस 2 स्क्वायर।